सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 7 का वीडियो नंबर 2 और आशा करता हूँ कि आपने डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस देख ली हैं। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें ताकि आपका रिजल्ट हो सबसे ज़्यादा अच्छा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी और उसके राइटर का नाम है पर्ल एस पक। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी एक डॉक्टर की और उसका नाम है डॉक्टर सदाओ और वो एक जापानीज़ डॉक्टर है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जब डॉक्टर सदाओ की जो एज है वो 22 ईयर्स थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्टर सदाओ जो है वो अमेरिका जाते हैं अपने फादर की वजह से, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें अमेरिका भेजा था सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। हालांकि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे वो प्रोफेसर के यहाँ पढ़ते थे, प्रोफेसर हार्ली के यहाँ जहाँ पे वो पढ़ते थे, तो वहाँ पे उन्हें एक लड़की से मुलाकात होती है उनकी। उस लड़की का नाम होता है हाना, वो भी एक जापानीज़ ही होती है, लेकिन डॉक्टर सदाओ इस चीज़ को लेकर कन्फर्म नहीं होते कि वो जापानीज़ है या अमेरिकन है। लेकिन जब उन्हें उनकी उसकी नेशनलिटी जो है वो कन्फर्म हो जाती है तो वो अपने आप को परमिट करते हैं कि वो उसके प्यार में पड़ जाएँ। और उसके बाद ही फैल इन लव विद हाना और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो उससे शादी करेंगे और इसके बारे में वो अपने फादर को भी बताते हैं। और उनके जो फादर हैं वो तैयार हो जाते हैं, उनको कोई हर्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक जापानीज़ होती है और शायद अगर वो अमेरिकन होती तो शायद उनको प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो एक ट्रू जापानीज़ और पेट्रियट हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमेरिका भी डॉक्टर सदाओ को दिल पे पत्थर रख के भेजते हैं, क्योंकि द रिलेशन बिटवीन जापान एंड अमेरिका दे वर नॉट गुड, रिलेशंस अच्छे नहीं थे। लेकिन सर्जरी मेडिसिन की पढ़ाई करने के भी डॉक्टर सदाओ को उसके फादर ने इसीलिए भेजा था ताकि वो वापस आके अपनी कंट्री जापान को सर्व करे। ठीक है, तो हाना से शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं उसके फादर और बाद में उनकी जो शादी है वो जापानीज़ ट्रेडिशन और कस्टम के साथ होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो गाइस आता है वो ये आता है कि हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर सदाओ's फादर वॉज अ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैन। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि डॉक्टर सदाओ के फादर एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैन थे? तो हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे उनके रूम के अंदर, जब डॉक्टर सदाओ की ये स्टोरी जब हम पढ़ते हैं आगे कंटिन्यू होती है तो डॉक्टर सदाओ की डेथ हो चुकी है। उसके बाद अगर हम उसके रूम की बात करते हैं तो उनके रूम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो फॉरेनर हो। इट मीन्स कि जो कहीं ना कहीं एक फॉरेन गुड हो, विदेशी चीज़ हो। उनके रूम में हर एक वो चीज़ जो थी वो जापानीज़ थी और वो कहीं ना कहीं एक ट्रू पेट्रियट हैं और कंट्री से डिवोटेड हैं। शायद यही एक रीज़न है कि वो किसी भी एक फॉरेन गुड को अपने रूम के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इवन वो अपने बेटे डॉक्टर सदाओ की शादी जापानीज़ ट्रेडिशन के साथ करते हैं, बहुत ही कन्वेंशनल मैन होते हैं। और डॉक्टर सदाओ के थ्रू भी हमें ये बात रियलाइज़ होती है, जब डॉक्टर सदाओ को ये बात पता होती है कि अगर हाना अमेरिकन निकली तो वो शायद उनसे शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके फादर कभी भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर सदाओ के फादर की डेथ हो चुकी है। अब वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ है हाना और उनके बच्चे भी हैं। और वो जापानीज़ कोस्ट पे, मतलब जापान का एक समुद्र है उसके तट के पास एक घर में एक कॉटेज के अंदर रहते हैं। और उस समय की बात होती है जब डॉक्टर सदाओ और हाना अपने रूम में होते हैं विंडो के पास में, और जो हाना होती है वो अपना सर जो है वो डॉक्टर सदाओ की बाहों में, इट मीन्स कंधे के पास रख के थोड़ी सी एक नैप ले रही होती है, या कह सकते हैं हम थोड़ी सी बेंड होती है। उसी टाइम पे विंडो के थ्रू हाना को कोई चीज़ अजीब सी दिखाई देती है। वो चीज़ शायद कोई एक व्यक्ति है जो पहले तो चल रहा होता है लड़खड़ा के, उसके बाद नीचे गिर जाता है और घुटनों के बल चलने लग जाता है, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर रेंगने लग जाता है और वो चीज़ एकदम से मोशनलेस हो जाती है और हाना को समझ नहीं आता वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ और कोई नहीं बल्कि वो चीज़ एक्चुअली में एक पर्सन होता है। हाना जब डॉक्टर सदाओ को इसके बारे में बताती है तो डॉक्टर सदाओ को लगता है शायद वो कोई फिशरमैन होगा जो शायद वहाँ पे बह के आ गया है, लेकिन वो फिशरमैन नहीं था। हालांकि वो जाके वहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाई वॉज डॉक्टर सदाओ सेंट टू अमेरिका। तो डॉक्टर सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था? तो डॉक्टर सदाओ को अमेरिका इसीलिए भेजा गया था क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि अमेरिका जाके वो सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करे और उसके बाद वापस अपनी कंट्री जापान को क्या करे, सर्व करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है व्हेन डिड डॉक्टर सदाओ फॉल इन लव विद हाना। तो भाई कब पढ़ा था वो? जब अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, हार्ले के यहाँ पे पढ़ रहा था वो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाना को देख के पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को उसके प्यार में पढ़ने से रोक लेता है जब तक उसे कंफर्म नहीं होता कि वो एक जापानीज है। तो व्हेन डिड डॉक्टर सदाओ फॉल इन लव विद हाना? व्हेन ही केम टू नो दैट शी वाज अ
जापानीज। क्लियर? तो हाउ वाज ओल्ड गार्डनर सुपरस्टिशियस? अब ये वाला जो क्वेश्चन है इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, जो चीज़ उनको दिखाई दी है वो एक पर्सन है, डॉक्टर सदाओ का मानना है कि वो कोई फिशरमैन होगा। वहाँ पे जाके वो देखते हैं तो उस टाइम पे वो उस पर्सन को जैसे ही टर्न करते हैं तो वो इमीडिएटली शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन एक वाइट मैन होता है, इट मीन्स एक अमेरिकन होता है, और उस वक्त जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा होता है, और अगर वो शेल्टर देंगे किसी भी वाइट मैन या अमेरिकन को अपने घर के अंदर तो उनको कहीं ना कहीं एक मुल्जिम, एक क्रिमिनल समझा जाएगा, एक देशद्रोही समझा जाएगा, एक ट्रेटर समझा जाएगा, गद्दार समझा जाएगा, क्योंकि अमेरिकन जो है वो उनके दुश्मन है। और वो पर्सन जो होता है उसके बैक पे एक बुलेट भी लगी होती है, तो उनको लगता है कि ज़रूर ये कोई प्रिजनर ऑफ वॉर हो सकता है, जो शायद एक कैदी था जापानीज आर्मी का, और उसके बाद किसी तरीके से भाग के जब ये आने की कोशिश कर रहा था तो ये समुद्र में कूद गया होगा और पीछे से इसको किसी ने शूट किया है, तो उनको लगता है कि इसको पनाह देना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर सदाओ जो होते हैं वो कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज़ में होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर भी होते हैं और साथ में एक जापानीज भी होते हैं, तो बीइंग अ जापानीज उन्हें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर उनका पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि वो उसको ऑपरेट करे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाना भी शायद उनके फेवर में नहीं होती है शुरुआत में, लेकिन स्टिल डॉक्टर सदाओ जो है वो कहीं ना कहीं रेज करते हैं, जो नैरो प्रेजुडिसेस होती हैं हमारे माइंड के अंदर उससे अपने आप को ऊपर रेज करते हैं, और उस कन्फ्लिक्शन के होने के बावजूद जो उनका प्रोफेशन का ड्यूटी होता है वो उनके लिए सबसे ऊपर होता है, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि उनका पहला रिलेशन उसके साथ एज अ डॉक्टर और पेशेंट है, ना कि एक नेशनल का। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उसे घर पे लेके जाते हैं, और हाना भी सपोर्ट करती है डॉक्टर सदाओ को। और जब वो घर पे लेके जाते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं, उसके घाव को भर देते हैं सी मॉस से, मतलब काई से, समुद्र की जो काई होती है, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इस चीज़ की, ठीक है। और घर पे जाने के बाद जो उनके सर्वेंट्स होते हैं, जिसमें उनकी एक मेड है और एक ओल्ड गार्डनर है, वो टोटली अगेंस्ट होते हैं डॉक्टर सदाओ की, क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, और वो डॉक्टर सदाओ का जो लॉजिक है उस अमेरिकन को ट्रीट करने का, ऑपरेट करने का, वो उसको समझ नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड गार्डनर होता है तो वो तो काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस होता है। सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी होता है, तो वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो ये बात शो करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज ओल्ड गार्डनर सुपरस्टिशियस? तो गाइज ओल्ड गार्डनर जो है वो सुपरस्टिशियस इसीलिए है क्योंकि वो अंधविश्वासी है, और उसका मानना होता है कि पहले तो इसे बुलेट लगी, फिर ये समुद्र में गिरा, समुद्र से बच गया, बुलेट से बच गया, फिर चट्टानों के पास पोस्ट पे आया, चट्टानों से बच गया, और उसके बाद अब डॉक्टर सदाओ ने इसकी हेल्प किया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ के पीछे ये सारी चीज़ें पड़ जाएंगी। इट मीन्स जो बुलेट है, जो समुद्र की लहरें हैं, जो चट्टाने हैं, ये सब डॉक्टर सदाओ को मिलकर सताएंगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि वो कितना ज़्यादा सुपरस्टिशियस होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिस्प्लेजर्स डिड डॉक्टर सदाओ फेस बिकॉज ऑफ सर्वेंट्स? मतलब सर्वेंट की वजह से डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ हाना को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? तो गाइस प्रॉब्लम यही होती है कि कहीं ना कहीं जो यूमी है वो उसके वाउंड्स को वॉश नहीं करना चाहती है। वो कहती है मैं ऐसे डर्टी इंसान को वॉश नहीं करूंगी। हालांकि हाना उसे आंखें दिखाती है, लेकिन उसकी आंखें भी नीचे नहीं होती। हालांकि वो एक नौकर है, लेकिन स्टिल वो प्रोटेस्ट करती है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। हाना बीइंग एन ओबीडिएंट वाइफ अपने हस्बैंड की हेल्प करती है, उसे असिस्ट करती है। जब यूमी उसको वॉश नहीं करना चाहती तो हाना उसे खुद वॉश करती है, और बीइंग कहीं ना कहीं ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन वो डॉक्टर सदाओ को असिस्ट भी करती है। तो डिस्प्लेजर्स क्या होते हैं कि वो उनकी बात नहीं मानते और बाद में वो घर को भी छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि हाना और डॉक्टर सदाओ को डर होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी को डिस्क्लोज ना कर दें इसके बारे में, ठीक है। और डॉक्टर सदाओ का मानना गाइस यही होता है कि पहले तो वो मेरा पेशेंट है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, और ठीक करने के बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा, जब हमारा रिलेशनशिप डॉक्टर और पेशेंट का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है, हाउ वाज हाना एन ओबीडिएंट वाइफ? तो ओबीडिएंट वाइफ इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हाना जो है वो मदद करती है अपने हस्बैंड की। तो एक ट्रू धर्म पत्नी वही होती है जो अपने हस्बैंड की हर एक हालत में मदद करे, उसको सपोर्ट करे। तो हाना भी भाई ऐसा ही करती है, वो अपने हस्बैंड की मदद करती है, सर्वेंट्स के अगेंस्ट जाने के बावजूद भी वो मदद करती है। हालांकि उसके माइंड में भी होता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करती है, उसकी बातों पे ट्रस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट विद जापानीज ट्रूप्स? ठीक है, तो यहाँ पे जापानीज ट्रूप्स क्या है? जापानीज ट्रूप्स मतलब जापान के वो ग्रुप्स जो जापानीज सोल्जर्स को बॉर्डर पे असिस्ट करने के लिए जाते हैं, हेल्प करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए जाते हैं, उनके वाउंड्स को ऑपरेट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जापानीज ट्रूप्स मतलब जो सपोर्ट भेजा जाता है जापानीज आर्मी की तरफ से, आर्मी के सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए जापान और अमेरिका में जब वॉर हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ जो थे वो एक डॉक्टर थे, साथ में एक सर्जन थे, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ को जापानीज ट्रूप्स के साथ जाना था,
असिस्ट करने के लिए सोल्जर्स को, लेकिन वो नहीं गए थे, उनको नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था? क्योंकि एक ओल्ड जनरल होता है, एक पावरफुल पर्सनालिटी जापान की, और उसका जो गॉल ब्लैडर होता है वेस्ट से नीचे का पार्ट, उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओ की जरूरत थी, और उस जनरल ने डॉक्टर सदाओ को रोक रखा था क्योंकि उसे किसी भी दूसरे सर्जन पे भरोसा नहीं था जितना उसे डॉक्टर सदाओ पे था, इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को रोक रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि भाई उसे क्यों नहीं भेजा गया था? बिकॉज ही वॉज हेल्ड बैक बाय द ओल्ड जनरल, उस जनरल की वजह से उसे पीछे रोका गया था क्योंकि उसके खुद के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओ की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस होता क्या है कि कुछ सोल्जर्स डॉक्टर सदाओ को रिसीव करने के लिए आते हैं, तो हाना थोड़ा सा डर जाती है, उसे लगता है कहीं सर्वेंट्स ने बता तो नहीं दिया, डिस्क्लोज तो नहीं कर दी ये बात। लेकिन वो सर्वेंट्स जो सोल्जर्स आए थे वो जनरल की तरफ से आए थे, और जनरल को कुछ बात करनी थी डॉक्टर सदाओ से, और डॉक्टर सदाओ को लगता है कि सही मौका है, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। और जब वो वहाँ पे जाके बताता है जनरल को इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी हुई है, तो जनरल एश्योरिटी देता है कि डोंट वरी, मैं अपने असिस्टेंट्स को भेजूंगा और वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे उसे मार के। डॉक्टर सदाओ वेट करता है कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक। उसे लगता है कि अगली मॉर्निंग टॉम वहाँ पे नहीं होगा। तो टॉम कौन है? प्रिजनर ऑफ वॉर को ही टॉम बोला गया है, चाहे प्रिजनर ऑफ वॉर हो, अमेरिकन हो, व्हाइट मैन हो, टॉम हो, बात एक ही है। लेकिन हर दिन टॉम हेल्दी होते जा रहा है और जनरल अपने असिस्टेंट्स को नहीं भेजता, और कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ को ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉक्टर सदाओ के बारे में ये सारी चीज़ें पता चली पुलिस को तो डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद उसकी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि टॉम को वहाँ से भगा देगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, डॉक्टर सदाओ जब टॉम को ऑपरेट कर रहा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, माय फ्रेंड। तो यहाँ पे उसमें आयरनी क्या है? क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो माय फ्रेंड बोलता है उसमें तो आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब अपोजिट टू व्हाट इट इज सेड, मतलब जो बोला गया उसका अपोजिट। तो उसने माय फ्रेंड बोला, लेकिन रियलिटी में वो पर्सन उसका कौन था? वो उसका दुश्मन ही था, लेकिन उसने उसे माय फ्रेंड बोला ताकि उसे सूदनेस, सॉफ्टनेस फील हो। ट्रीट करते हुए एक इमोशनल अटैचमेंट बनाना पड़ता है एक डॉक्टर को पेशेंट के साथ, उससे अच्छे से बात करके। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट विद जापानीज ट्रूप्स? तो ये भी आपको समझ में आ गया, जनरल के बारे में बता दिया। अब जनरल ने हेल्प क्यों नहीं किया, हम अनुमान लगा सकते हैं अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, या शायद वो भूल गया हो। हालांकि बाद में जनरल ने यही रीजन दिया था कि मैं भूल गया था बिकॉज ऑफ सम इमरजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एन इमरजेंट सिचुएशन व्हाट अरेंजमेंट डिड डॉक्टर सदाओ मेक टू मेक एन एस्केप ऑफ टॉम? मतलब टॉम को भगाने का वो क्या अरेंजमेंट करता है? गाइस होता क्या है, जिस कोस्ट पे डॉक्टर सदाओ रहता है उसके पास में बेसिकली एक आइलैंड होता है, और वो आइलैंड जो है वो स्टॉर्म की वजह से कई बार पानी में सबमर्ज हो जाता है, इसीलिए कोई भी वहाँ आता जाता नहीं है। तो उस वक्त स्टॉर्म का सीजन नहीं होता, तो वो टॉम को बोलता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी बोट दूंगा जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा, जैसे कि वो उसको देता भी है, रजाई देता है, क्विल्ट्स हो गई, या फिर फूड हो गया, इसके अलावा एक टॉर्च हो गई, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको देता है, और उसे कहता है कि तुम उस आइलैंड पे चले जाओ जो सामने की तरफ है, और वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है बिकॉज इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। लेकिन अभी स्टॉर्म का सीजन नहीं है तो पानी में ये नहीं जाएगा, और पास में काफ़ी गहरा पानी है, इसीलिए जो कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से पास होती है वो काफ़ी क्लोज जाती है, तो तुम अपनी छोटी सी बोट के थ्रू उस पर बैठ जाओगे और वहाँ से चले जाओगे। और टॉर्च इसलिए देता है कि अगर इस दौरान जब तक बोट नहीं आती है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे सिग्नल कर देना, लेकिन डार्कनेस में सिग्नल मत करना, क्योंकि अगर तुमने डार्कनेस में सिग्नल किया तो किसी को पता चल जाएगा। इवन वो से ये भी कहता है कि देखो, बीच में अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम मछली खा सकते हो, लेकिन तुम पकाना मत आग पे, क्योंकि अगर वहाँ पे धुआं उठेगा तो किसी को पता चल जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनको लेने के लिए डॉक्टर सदाओ टॉम को बोलता है। तो टॉम डार्कनेस में वहाँ से चला जाता है, और कब वो कोरियन फिशिंग बोट के थ्रू वहाँ से चला गया इसके बारे में डॉक्टर सदाओ को भी पता नहीं चलता, और वहाँ से फाइनली चला जाता है। जनरल से लास्ट टाइम डॉक्टर सदाओ मिलता है तो उसको बताता है कि वो वहाँ से भाग गया है। हालांकि जनरल यही रीज़न देता है कि मैं बिकॉज ऑफ सम इमरजेंट सिचुएशंस ये चीज़ भूल गया था, और वो अपोलोजाइज करता है। लेकिन डॉक्टर सदाओ को तो पता है उसने अपना काम कर दिया। तो गाइज मैंने भी अपना काम कर दिया, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू क्या है, देखो, क्या हम गिल्टी मानते हैं डॉक्टर सदाओ को फॉर हार्बरिंग एन एनिमी? मतलब क्या हम उसको दोषी मानते हैं कि उसने एक दुश्मन को पनाह दी? तो हम बिल्कुल भी उसको दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक मरते हुए इंसान को बचाए, और ये मैटर नहीं करता कि वो दोस्त है या दुश्मन है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी लंबी वीडियो थी, लंबा चैप्टर था, टाइम तो लगना ही था। ठीक है, तो मूव करो वीडियो नंबर 3 की तरफ, डे नंबर 7 के अंदर। ये था गाइज हमारा चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी, राइटर का नाम है पर्ल एसबेक, और एनालिसिस है बाय सुमित ठाकुर। तो शेयर कर दो इस वीडियो को और मूव करो वीडियो नंबर 3 पे।